नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन। ठीक है, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, देखो जब 2 पर्सन होंगे तो लड़ाई झगड़े भी होंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़े का कारण बहुत सारा हो सकता है क्योंकि हर एक पर्सन के ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। तो कन्फ्लिक्ट क्या हुआ? इट मीन्स अपेयरेंस ऑफ डिफरेंसेस, कि जब क्या हो जाता है, डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एंड डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, डिफरेंस किसके बेसिस पे हो सकता है, हमारा कुछ और नज़रिया है किसी चीज़ को लेकर, दूसरा पर्सन उसको किसी और तरह से सोचता है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट लेवल जब हमारा डिफरेंट हो जाए तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनके थ्रू कन्फ्लिक्ट हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो क्या है, देखो कन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ थॉट्स हैं। तो इन थॉट्स को 3 डिफरेंट स्कूल्स ने बताया है। इसको थॉट्स को 3 उसमें कैटेगराइज किया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू का ये मानना था कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट हो तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल सिचुएशन है, तो हमें क्या करना चाहिए कि उस कन्फ्लिक्ट को होने से पहले ही रोक देना चाहिए। जब हमें पता है कि ये एक कारण हो सकता है कन्फ्लिक्ट का, तो ये आगे जाकर एक बड़ा उसमें ना हो जाए। ठीक है, एक मतलब कि एक बड़ा रूप ना ले वो कन्फ्लिक्ट, कि भी उसको क्या कर दें, पहले से ही उसको क्या कर देते हैं, हम उसको ओवरकम कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द कन्फ्लिक्ट वॉज हार्मफुल एंड वॉज टू बी अवॉइडेड क्विकली। हमें तुरंत से तुरंत उसका समाधान निकालना है कि ताकि ये कन्फ्लिक्ट अब यहाँ से शुरू है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसका क्या, इनका ट्रेडिशनल व्यू था, इनका मानना ये था कि कन्फ्लिक्ट हार्मफुल चीज़ है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर दूसरे आए ह्यूमन रिलेशन व्यू। ह्यूमन रिलेशन व्यू ये कहता है कि कोई बात नहीं, जब 2 पर्सन होते तो कन्फ्लिक्ट भी होगा। ठीक है, लेकिन कन्फ्लिक्ट हो तो घबराना नहीं है, उसको एक आसान मतलब कि एक हो सके कि उसे जल्द से जल्द उसके कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकाले जाएं जिसकी वजह से वो कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए वहीं पर। देखो ये तो घबरा ही गया था कि एकदम से आ गया तो बहुत बेकार है, इसको फटाफट ख़त्म करो। ह्यूमन रिलेशन व्यू बड़े समझ से सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 2 पर्सन होंगे तो लड़ाई झगड़ा भी होगा। तो यहाँ पे वो क्या सोचता है कि हम क्या करते हैं कि हमें कुछ ऐसे रेमेडीज़, कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट जो सिचुएशन जो क्रिएट हुई है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाए। थर्ड है इंटरेक्शनिस्ट और मॉडर्न व्यू। ये कहता है, मॉडर्न व्यू कहता है कि कन्फ्लिक्ट होना अच्छी बात है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, मान लो दो ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट है, उन दोनों के बीच में कंपटीशन है, तो वो चाहेगा मैं जीतूँ इस कंपटीशन को, दूसरा चाहेगा मैं जीतूँ। तो उनके मन में एक किस्म से एक पॉजिटिव, एक जो गुड जो कंपटीशन है, ठीक है, एक अच्छा कंपटीशन जो है वो उनके माइंड में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो और काम अच्छा करते हैं। ठीक है, उनकी थिंकिंग और बढ़ती है, उनके काम करने की एबिलिटी और इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे पर्सन को हराना है। तो एक किस्म से जो मॉडर्न व्यू है ये कहता है कि भाई जो हमारा ये कन्फ्लिक्ट है ये बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्फ्लिक्ट इज़ अ पॉजिटिव फोर्स, इट इनकरेज कन्फ्लिक्ट। इन्होंने इनकरेज इसको बोला है कि कन्फ्लिक्ट होना चाहिए ताकि लोगों का कन्फ्लिक्ट के टाइम पे पता लग जाए कि पर्सन कौन किसके साथ खड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों के अंदर कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है कि वो दूसरे पर्सन को कैसे ट्रीट करेगा। ठीक है, उसके जो परफॉर्मेंस है वो इसकी वजह से इंक्रीज होती है। याद रखना, ट्रेडिशनल के 3 थॉट्स हैं। ट्रेडिशनल क्या कहता है, बहुत ही हार्मफुल सिचुएशन है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको जल्द से जल्द खत्म कर दो। ह्यूमन रिलेशन व्यू कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हो गया कन्फ्लिक्ट, 2 पर्सन होंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन उसका सोल्यूशन ढूंढ कर रखो। तो इंट्रैक्शनिस्ट या फिर मॉडर्न ये कहता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है, लोगों की असलियत पता लगती है, लोगों के अंदर कैपेबिलिटी। आगे जाके क्या करा, कॉन्फ्लिक्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक होता है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, एक होता है डिसफंक्शनल। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट बताता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फंक्शनल बताता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, डिसफंक्शनल is the opposite of the functional conflict. They said negative impact, it show basically the negative impact of conflict.
फंक्शनल के अंदर पॉजिटिव क्या आता है, एनालिटिकल थिंकिंग, कि कन्फ्लिक्ट की वजह से लोगों की सोचने समझने की जो थिंकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। ग्रुप कोहेसिवनेस, इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप के अंदर काम करना ज़्यादा वो हो जाता है। मान लो ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन, तो ए ग्रुप अगर जीतना चाहता है तो उन्हें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। एक टीम स्पिरिट की भावना भी उनके अंदर होती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन, उनके बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। नेक्स्ट है चैलेंज, उनको होगा कि किस तरह से हमें चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, उस चैलेंज को दूसरे पर्सन को हराकर खुद जीतना है, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये बोलता है फंक्शनल कन्फ्लिक्ट। डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट बताता है कि उसके कन्फ्लिक्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, देखो जब लड़ाई झगड़े होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई टिकेगा नहीं, एम्प्लॉयज़ आ जाए परसों निकल जाएंगे। तो बल्कि क्या है, एक वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा कि लोग वहाँ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा, लोगों के मन में टेंशन हो जाएगी कि भाई कल क्या पता है कल किसकी लड़ाई हो जाए, है ना, कुछ लड़ाई झगड़े में किसी का सिर फूट जाए, क्या चीज़ हो जाए, तो ये भी एक टेंशन है। नेक्स्ट है डिससेटिस्फैक्शन, कि यहाँ पे देखो जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो लोग काम करेंगे पर उनको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, तो वहाँ पर उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगी अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रस्ट, जब कन्फ्लिक्ट होगा तो लोगों के एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की जो भावना है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो है पॉजिटिव इम्पैक्ट फंक्शनल कन्फ्लिक्ट, ये थे नेगेटिव इम्पैक्ट डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लेवल आपने ध्यान से ये रखना है। एक होता है इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जब आपका खुद से ही कन्फ्लिक्ट हो, कई बार हम खुद से ही बात करते हैं, है ना, कई बार हम खुद से ही गुस्सा करते हैं खुद को ही कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ये क्यों नहीं किया, बल्कि जब हम खुद से ही कन्फ्लिक्ट करते हैं वो होता है इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल हैव कन्फ्लिक्ट विद इन देमसेल्फ, मतलब हम खुद से ही लड़ रहे हैं, खुद से ही झगड़ रहे हैं। फर्स्ट है अनअक्सेप्टेबिलिटी, कई बार क्या करते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट दूसरा है, वहाँ के रूल्स अलग हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको एकदम से वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो वो आपके लिए एक अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हमारे गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कई बार मैच नहीं हो पाते, तो वो क्या है, हम उसको तो कुछ कह नहीं सकते, हम खुद ही बोलते हैं कि हम खुद ही जब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है इनकम्पैरेबिलिटी। इनकम्पैरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या करते हैं, हमें 2-3 चीज़ों में से एक बेस्ट वन को चूज़ करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि तीनों ही ऑप्शन हमें बढ़िया लग रहे हैं, अब हम किसे चुनें, ठीक है। कई बार जैसे आप शॉपिंग करने जाओ, ठीक है, आपको 3 ड्रेसेस पसंद आई, ठीक है, लेकिन आपने खरीदनी एक है, तो आप कंफ्यूज हो गए तीनों में से मैं ये कौन सी खरीदूँ, तो वो भी एक आपका खुद से ही हो गया कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, ठीक है, तो अनसर्टेन जब कोई चीज़ें हो जाएं तो उस टाइम पे भी आपका खुद से ही कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल लेवल पे कि जब हमारा खुद से ही कन्फ्लिक्ट होता है। एक होता है ग्रुप लेवल कन्फ्लिक्ट, कि एक जब ग्रुप के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है, एक होता है इंट्रा ग्रुप, एक होता है इंटर ग्रुप। इंट्रा ग्रुप होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मान लो 2 ग्रुप हैं ए और बी, जब ए ग्रुप का आपस में ही उसके जो 4-5 लोग हैं उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, वो तो होता है इंट्रा ग्रुप। इंटर ग्रुप क्या होता है, ए ग्रुप का बी ग्रुप के साथ जब झगड़ा हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। ये होता है कि जब ग्रुप लेवल पे कन्फ्लिक्ट होता है, ग्रुप की आपस में ना बने, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कन्फ्लिक्ट, जब एक कन्फ्लिक्ट एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे पहुंच जाए, जैसे कई बार क्या होता है स्ट्राइक हो जाती है ना, लोग धरने पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे स्ट्राइक कर देते हैं कि हम नहीं काम करेंगे जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ है, तो बल्कि एक बड़े लेवल पे जब कन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, ठीक है, मतलब कि यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक बड़े लेवल पे जब झगड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है स्टेजेस इन कन्फ्लिक्ट, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेजेस इन कन्फ्लिक्ट की कन्फ्लिक्ट की स्टेजेस कैसे, देखो एकदम से कन्फ्लिक्ट एक भयंकर रूप नहीं लेता, इनका कहने का मतलब है एकदम से कन्फ्लिक्ट एकदम से अचानक से ही नहीं इतना बड़ा राइज होता, धीरे 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 कन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, सबसे पहले होता है लेटेंट कन्फ्लिक्ट, फिर होता है परसीव्ड कन्फ्लिक्ट,
फेल्ट कन्फ्लिक्ट, मैनिफेस्ट और कन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ। ठीक है, ये है। सबसे पहले तो लेटेंट कन्फ्लिक्ट। लेटेंट कन्फ्लिक्ट ये कहता है ये सबसे पहली स्टेज है कन्फ्लिक्ट की, यहाँ पे अभी कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुआ। ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अभी अराइज नहीं हुआ, लेकिन कन्फ्लिक्ट अराइज होने की संभावना है कि भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कन्फ्लिक्ट होने की संभावना में कैसे लगी, क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। अगर रिसोर्सेज कम हैं और सभी को उन रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो आज नहीं तो कल उसकी लड़ाई झगड़े के कारण बन सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारा गोल ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा था, लेकिन आज हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को चेंज कर दिया, तो वो भी आगे आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद वो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो सकता है। अभी कन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है, बट ये कुछ ऐसे है, मान लो रोल कन्फ्लिक्ट, लोगों को रोल नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आज चुप हैं कि हमें चल कल समझ में आएगा। वो अगर उन्होंने कल भी रोल के बारे में उनकी लड़ाई झगड़े हुए तो वो चीज़ आपके हो जाता है। लेटेंट कन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा अभी हुआ नहीं है, कन्फ्लिक्ट अभी हुआ नहीं, लेकिन कन्फ्लिक्ट होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है परसीव्ड कन्फ्लिक्ट। परसीव्ड कन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अब थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्लिक्ट अराइज होना शुरू हो गया है। पार्टीज मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर, यहाँ पे क्या होता है, लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई है, समझ रहे हो? यहाँ पे धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। अगला फेल्ट कन्फ्लिक्ट। फेल्ट कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है यहाँ पे तो हमने सिर्फ देखा था कि वही वो चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे अब हम महसूस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में घृण भावना जो है वो आ गई है। लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की जो सिचुएशन थी वो एक बड़े लेवल पर बढ़ चुकी है। नेक्स्ट है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो फेस टू फेस हो रहा है, लोग आमने सामने आकर झगड़ा कर रहे हैं, ये हो गया मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट है कन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ, कि कन्फ्लिक्ट का हमारा ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़ा हुआ, उस लड़ाई झगड़े की वजह से क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो वो हम लास्ट में कन्फ्लिक्ट करते हैं। देखो लेटेंट कन्फ्लिक्ट क्या है कि यहाँ पे सिचुएशन हो गई है कन्फ्लिक्ट की, लेकिन अभी कन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है। परसीव कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। फेल्ट कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे सिर्फ लोग परसीव ही नहीं बल्कि फील भी कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा। नेक्स्ट है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्या होता है, जब फेस टू फेस कन्फ्लिक्ट हो जाती है। कन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ की उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब कन्फ्लिक्ट हो गया है तो अब कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है। एक होता है प्रिवेंटिव मेजर, एक होता है क्यूरेटिव मेजर। प्रिवेंटिव का मेजर का मतलब होता है कि कन्फ्लिक्ट होने से पहले उसे रोक दो। कन्फ्लिक्ट आपको पता है रिसोर्सेज की वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो पहले ही रिसोर्सेज और मंगवा लो, समझ रहे हो? मतलब कि कन्फ्लिक्ट की जो भी सिचुएशंस हैं उनको पहले से ही ख़त्म कर देना, जिसकी वजह से आगे जाके कन्फ्लिक्ट हो ही ना। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूरेटिव मेजर। क्यूरेटिव मेजर का मतलब ये होता है कि अब कन्फ्लिक्ट हो गया है, अब ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लेवल पे कन्फ्लिक्ट है, अब उस कन्फ्लिक्ट को हैंडल कैसे करना है, तो वो वहाँ पे हम कौन से मेजर लेते हैं, क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव, कन्फ्लिक्ट होने से पहले, ठीक है, कन्फ्लिक्ट को रोकना, हैंडल करना। अब कन्फ्लिक्ट हो चुका है, अब उसको कैसे हैंडल करना है वो होता है क्यूरेटिव मेजर। तो आप कैसे कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कॉमन गोल, कि आप क्या करो, सभी का गोल सेम रखो, लोगों को पता होगा किसका क्या काम है। जब पता है सबका एक काम है तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। रिडक्शन इंटरडिपेंडेंसी, कि लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड ही ना करो कि पहले वो काम करेगा उसके बाद मैं करूँगा, नहीं, सब अपना अपना अपने अपने अकॉर्डिंग काम करें। रिडक्शन इन शेयर्ड रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की जो शेयरिंग होती है कि भी तू ले रहा है थोड़ा सा सामान, दूसरा पर्सन ले रहा है, नहीं, उसको कम करो, सभी के पास अपना रिसोर्स को काम करने के लिए। ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लोगों के बीच में एक बेटर ट्रस्ट हो और एक गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, कोऑर्डिनेशन, लोगों मिलजुल कर काम करें। तो ये सब चीज़ें आप पहले से अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्टेब्लिश कर देंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। क्यूरेटिव मेजर, कि अब कन्फ्लिक्ट हो चुका है तो अब आप उसको कैसे रोक सकते हैं, अवॉइडेंस। सबसे पहले तो यह है कि अब जहाँ तक आप अवॉइड कर सकते हो आप अवॉइड करो। दूसरा पर्सन हमें कुछ कह रहा है, कुछ समय तक आप उसको अवॉइड करो, बोलने दो, है ना। अगला कोलैबोरेशन, कि उसके साथ कोलैब कर लो, कि वो पर्सन अगर ज़्यादा वो है तो उसके साथ मिल लो, उसको उससे एक बार बात करो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़, कि कई बार आपको क्या करना पड़ता है, सिचुएशन अपने उसमें कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 है जो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता करना। ठीक है,
बल्कि इट रेफर टू इंटरेक्शन विद अदर्स। नेगोशिएशन इज एन अटैम्प्ट टू रीच अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सचेंज अमंग और बिटवीन द पार्टी। नेगोशिएशन मतलब क्या होता है कि हम एक ऐसी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन के बाद हम ऐसे चीज़ें कर रहे हैं कि लोगों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो ही ना, ठीक है, आप लोग अच्छे से काम करें, ठीक है, वो चीज़ होती है नेगोशिएशन। नेक्स्ट है नेगोशिएशन हमारे दो तरह की इसमें स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, समझौते में क्या होगा, एक का नुकसान एक का फायदा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। वन पर्सन एंड अनदर पर्सन लॉस, कि एक पर्सन जीतेगा दूसरा पर्सन हार जाएगा। इंटीग्रेटिव मतलब दोनों पर्सन की जीत, विन विन, जैसे सेल ऑन क्रेडिट, अगर आपने क्रेडिट पे बेचा, आपका सामान बिक भी गया, दूसरे पर्सन के पास पैसे नहीं थे, वो थोड़े टाइम बाद दे देगा, दोनों का फायदा हो गया। ये होता है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग मतलब दोनों का फायदा, दोनों पार्टी का फायदा है। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग मतलब एक का फायदा एक का नुकसान। नेक्स्ट है नेगोशिएशन का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, कि सबसे पहले आप प्रिपेयर हो जाओ खुद से, कि आपने जब आप बात करोगे, मान लो लड़ाई होगी, बार्गेनिंग होगी, तो आप कैसे समझौता करवाओगे उनके बीच में, तो पहले आप उसकी तैयारी कर लो, प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, कि नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट, किस तरह का कन्फ्लिक्ट है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है इसके अंदर। आपने पहले ही नेगोशिएशन के बारे में, नेगोशिएट आप कैसे कर सकते हैं उसको पहले ही आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स। इन दिस स्टेज द नेगोशिएटर डिसाइड द प्रोसीजर, टाइम एंड प्लेस ऑफ नेगोशिएशन। पहले तो आपने प्लान कर देना है, ठीक है, दूसरा फिर आप डिसाइड करोगे कि नेगोशिएशन के लिए कहाँ पे हम जाएंगे, किस जगह हम नेगोशिएशन करेंगे, क्या टाइमिंग होगा, क्या डेट होगी, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, इसके अंदर हम दोनों पार्टीज़ की सुनेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों पार्टीज़ की प्रॉब्लम को सुनेंगे कि दोनों पार्टी क्या चाहती है, ध्यान से बैठ के दोनों पार्टीज़ के बीच में अगर झगड़ा है तो एक पार्टी आएगी उन दोनों के बीच में समझौता करवाने, तो वो दोनों की सुनेगी, है ना। तो नेक्स्ट है बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बोथ द पार्टीज विल मेक सम कंसेशंस एंड एग्री ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे कुछ बार्गेनिंग या फिर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेगोशिएटर जो होगा वो सोचेगा कि भी आप ऐसे कर दो, ठीक है, तो मतलब कि बार्गेनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन, अगर दोनों पार्टी एग्री हो जाती है उस एग्रीमेंट के लिए तो बस उसको ख़त्म कर देंगे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, नेगोशिएशन का प्रोसेस था। नेक्स्ट है इश्यूज इन नेगोशिएशन, क्या क्या प्रॉब्लम आती है नेगोशिएशन के टाइम। जेंडर डिफरेंसेस आ जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, थर्ड पार्टी, कई बार हम तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो भी एक खतरा है। गाइडलाइंस क्या है इफेक्टिव नेगोशिएशन के, कंसीडर्स एंड रिस्पेक्ट द अदर पार्टी सिचुएशन विद पॉइंट, कि जब नेगोशिएट करो तो हमें दोनों पार्टीज़ को ध्यान में रखना है, दोनों पार्टीज़ की सिचुएशन की रिस्पेक्ट करनी है, उन दोनों के जो भी उनके व्यू पॉइंट है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इम्फेसिस ऑन विन विन, और ये डिसाइड करना, ये करना है कि दोनों पार्टीज़ का ही फ़ायदा हो, एक ना हो कि ऐसा ना हो कि एक का नुकसान एक का फ़ायदा, दोनों पार्टीज़ का ही फ़ायदा हो। क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट वाला क्लाइमेट एक क्रिएट करो, ठीक है, अडेप्ट करो कल्चर डिफरेंसेस को, अच्छे से कम्युनिकेट करो, ये सब चीज़ें गाइडलाइंस है जिसकी वजह से आप अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं। एक होता है प्रम मॉडल। प्रम मॉडल बेसिकली डिपेंड है विन विन सिचुएशन के ऊपर, ठीक है, ये क्या करता है, विन विन जो हमारी अप्रोच थी कि दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा हो वो। पी फॉर प्लानिंग फॉर एग्रीमेंट, आप चाहते हो कि विन विन अप्रोच एक प्रैक्टिकली अच्छे ढंग से अप्लाई ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रम को यूज़ करो। पी फॉर प्लानिंग फॉर एग्रीमेंट, बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है, आर फॉर रिलेशनशिप, आर फॉर ए फॉर रीचिंग एग्रीमेंट एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। ये चार हैं जिसकी वजह से आप प्रम मॉडल को वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।